बड़ी अजीब सी कहानी है यार। दो औरतें और दोनों का सेम है लूप। एक जिसने वी की दवाइयों की असर की वजह से खुद की बेटी के बच्चे को ही खा लिया, और दूसरी जो ये सब देखकर इतनी बौखला गई कि उसने खुद की माँ को सजा तो दी पर अपने हाथ ही खून से रंग लिए। और इन सब भूतों के अनुपमा लेवल के ड्रामे के बीच में फंस गया हूं मैं। लेकिन अब तक ये बात क्लियर नहीं थी कि आखिर हमारी ये माँ बेटी की जोड़ी ऐसा कर क्यों रही है। पोस्टमार्टम रूम के अंदर अब तमाशा बिल्कुल अलग चल रहा था। कैलेंडर में लगी डेट को देखकर ध्रुव ये समझ गया था कि वो अब नीलू के हेल लूप का हिस्सा था। मास्क में बंधे नीलू के चेहरे ने जैसे ही बच्चा अपने हाथ में उठाया, उसे ये लगा मानो बार बार कोई उसके कान में कह रहा हो, नीलू ने उस आवाज को खुद पर हावी ना होने दिया। उसने बच्चे को ऑपरेशन के बाद रख तो दिया, पर हेड नर्स नीलू ने अपने सामने ऑपरेशन थिएटर पर तकरीबन 16 साल की उर्मी को देखा। वो बेहोश थी और नीलू के पास अपने कानों में उन आवाजों को शांत करने का बस एक ही तरीका था। नीलू के हाथ ना चाहते हुए भी ऑपरेशन थिएटर के टूल किट से कुछ सामान निकाल रहे थे। उसे पता भी नहीं चला, पर उसके कानों में बढ़ती हुई आवाजों ने कब उसके शरीर पर मानो खुद का कब्जा बना लिया था। नीलू ने अपने हाथ में चाकू लिया और एक अजीब सी आवाज में बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो मेरी बेटी को छोड़ दो। नीलू अब अपनी माँ की आवाज में बात कर रही थी। ध्रुव हैरान था कि नीलू ने उस औरत के साथ जबरदस्ती की, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार, ताकि वो दोबारा कभी मां ना बन सके। अचानक से वो आवाजें बंद हो गई। आवाजें शांत होते ही नीलू के हाथ से सिजर्स अपने आप गिर गए। उसके हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए हो। वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, खुद को कोसते हुए बोली, एक मर्डर की वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद करूंगी मैं। लोगों को लगता है कि मिसेस गोमेज के श्राप की वजह से वो बांझ है, पर इन सब के पीछे की वजह तो मैं हूँ। ध्रुव ने इस बार बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर नीलू का हाथ पकड़ा और कहा, काम डाउन। कौन हो तुम? अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, कमाल है यार, एक तो आप जैसी भूतनियों की मदद करो और आप हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें भूतनी नजर आती हूँ? हाँ मैम, आप हमें क्या नजर आती है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि आपको भी ये भूतिया आवाजें कैसे सुनाई दे रही है। ताज्जुब की बात है, ऐसी आवाजें तो सिर्फ आपकी माँ को सुनाई देती थी। तुम्हें उन आवाजों के बारे में कैसे पता? ध्रुव नीलू के पास गया और बोला, क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे मरी थी वी के हाथों? ये नहीं हो सकता। ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें बताता हूँ जिस सच्चाई से भागते भागते तुम इस हेल लूप में अटकी हो। नीलू ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं दे सकती। उसने मना किया है मुझे तुम्हें हाथ देने से, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अरे रिश्ते के लिए हाथ नहीं मांग रहे हैं, दे दीजिए उन्हें। शट अप प्रसाद। नीलू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम वैसे भी मर चुकी हो और मरे हुए इंसान को मौत नहीं मुक्ति मिलती है, जो मैं तुमको यहाँ पर मुक्ति दिलाने आया हूँ। ध्रुव ने दोबारा नीलू का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो नीलू ने सीधा ध्रुव पर झपट्टा मारते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे जाने दो मुझे। नहीं जाना मुझे कोई भी सच। ठीक उसी वक्त प्रसाद ध्रुव के कान में फुसफुसाते हुए बोला, भाई इसको गांजा पिला दो, शायद तब अपना हाथ दे। अबे चुप कर, मुझे मेरा काम करने दे। ध्रुव नीलू की तरफ आगे बढ़ा।
मुझे हाथ मत लगा, कहा ना मैंने। ध्रुव ने किसी तरह नीलो के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे किसी तरह कंट्रोल किया। साला कौन से आदमखोर सांड की हड्डियां चबा जाते हो जो इतनी जान है। किसी तरह ध्रुव ने नीलो के दोनों हाथ लॉक किए और कहा, गजब मेरे भाई, क्या लॉक किए हो, एकदम केबीसी के जवाब की तरह। बस थोड़ी देर और। ध्रुव ने कुछ पुराने मंत्रों को बड़बड़ाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे कमरे में एक सफेद रोशनी छाने लगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयामृतात्। 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 ध्रुव एक ऑपरेशन थिएटर के ठीक अंदर था, जहां नीलू एक टेबल पर लेटी हुई थी और ठीक उसके सामने वही बच्चा था जिससे इससे पहले भी ध्रुव ने देखा था। आई एम सॉरी, आई नो मुझे ये हिप्नोसिस तुम पर नहीं करना चाहिए था। यू आर नॉट द परफेक्ट प्रे फॉर मी, पर मैंने सोचा क्यों ना इस बार चीजें थोड़ी अलग खेलते हैं। थैंक्स टू योर प्रीवियस मीटिंग्स, इतने सारे फेल सेफ लगा दिए हैं मैंने तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हारा दिमाग चाह कर भी किसी के बस में नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो सिर्फ मेरे बस में। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट एक्सपेरिमेंट। बट मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम इस दुनिया में अटक कर रह जाओ, इसलिए तुम्हें बताता हूँ कि तुम कौन हो और ये सब तुम्हारे दिमाग का कैसा खेल है। सर्जेंट हमेशा कहते हैं इंसान का दिमाग इंसान के बस में ना रहे तो इंसान जानवर तक बन सकता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बस में ही नहीं था। I mean, बच्चों का फोबिया भी कभी किसी को होता है। तुम्हारी माँ बेचारी, वो भी मुझसे माफी मांगने आई थी कि किसी तरह मैं तुम्हें बचा लूं, पर तुम्हारी असल मुक्ति तो इसी में है। इस सेशन के बाद यू कैन बी अ नर्स लाइक द वे यू ऑलवेज वांटेड, पर उसके बीच आ रहे थे तुम्हारे फोबियाज और तुम्हारा बायपोलर डिसऑर्डर। इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे फोबियाज और तुम्हारे डर को ही निकाल दिया है। पर अब जब जब तुम उन बच्चों को अपने हाथ में लोगी तब तब तुम अंडर एज मदर्स को एक ऐसी सर्जरी दोगी जिससे वो कभी मां न बन सके। यू आर जस्ट हेल्पिंग देम, यू आर जस्ट हेल्पिंग योरसेल्फ, ओके? यस। इसके बाद तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम्हारे माँ के शरीर को तुमने मुझे दिया मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए, और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम अपना शरीर मुझे दे दोगी मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए। इज इट ओके? यस सर। Perfect. Now it's time for you to wake up. विराज के इतना कहते ही नीलू की आंखें खुली तो, पर उसके चीखने से पहले ही उसके शरीर पर लगे कई इलेक्ट्रिक तारों ने उसको ऐसे जकड़ लिया मानो अब उसे छोड़ेंगे नहीं। एक ही झटके में उसका पूरा शरीर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तड़पने लगा। ध्रुव ने किसी तरह नीलू का हाथ पकड़कर उसकी चीखें रोकने में उसकी मदद की, पर ध्रुव को खुद भी नहीं पता चला कि कब उस लड़की की चीखें आंसू में बदल गई। ध्रुव का काम पूरा हो चुका था। ध्रुव को ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी याद आ चुकी थी, बल्कि अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा भी याद आ चुका था जिससे याद तक रखने नहीं दिया। ये सब मैंने क्या किया? Calm down. This was not your fault. शांत हो जाओ। I killed everyone. That was not your fault. मुझे बस ये जानना है कि आखिर ये सार्जेंट है कौन? सार्जेंट को किसी ने नहीं देखा है, पर वो इन सब के पीछे है। वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ध्यान से देखो नीलू, ये सब जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। खुद को ऐसी सजा मत दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा भी उस प्रोटोटाइप में अटकी हुई है, बट आई नो कि आई कैन फिक्स दिस। बस मुझ पर भरोसा करो और खुद को एक और मौका दो।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयामृतात्। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो वो वापस भरूचा मैंशन में था। प्रसाद ठीक उसके बगल में था और अपने समय में आने के बाद ध्रुव समझ चुका था कि उसने फाइनली अपना केस पूरा कर लिया। अबे उठ साले, देख देख आ गए हम 2024 में। यस यस। साले अभी तक एक ही विकेट डाउन हुई है। अभी तुझे कितनी आत्माओं के विकेट संभालनी है, तुझे और मुझे दोनों को नहीं पता। चल सो चुपचाप। अबे साले तारक मेहता के पोपट लाल, हर चीज में क्यों गांडूगिरी करता है रे? इतनी नेगेटिविटी। अबे नेगेटिविटी नहीं, सच्चाई कहते हैं ऐसे। साले जब भी हम भूतों के बारे में सोचे हैं वो तब हमारी गांड मारे। मुझे अब ना उनसे खुशी का एहसास होता और ना ही गम का। परफेक्ट। वैसे पहला पड़ाव तो तुम्हारा पार हो गया, पर अगला पड़ाव इतना आसान नहीं होगा। अरे शुभ शुभ बोलिए ना एलिना जी। वैसे भी कोई खास आसान नहीं थी ये स्टोरी, पर अब आप ही बताइए कि हम किसका भूत भगाए। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती, खास करके खुद की मौत के लिए। खुद की मौत? भाई ये एलिना क्या बात कर रही है? क्या मतलब है आपका? मतलब जल्दी पता चलेगा, कई सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। एलिना जी, हमको पता है कि आपको ये सस्पेंस बिल्ड करने का बहुत शौक है, पर हमको ये सस्पेंस में नहीं रहना है प्लीज। एक ही केस सॉल्व हुआ है ध्रुव। अभी तो तुम्हारे खेल खेल में बनाए उस शैतानी प्रोटोटाइप की कई ऐसी आत्माएं हैं जिसने छोटा मोटा हेल खोल रखा है यहाँ। ध्रुव इससे पहले कुछ बोल पाता, एलिना ने कहा, देखो तुम्हें केस जानना है ना, तो समझ लो तुम किसी ऐसे इंसान से एक बार फिर मिलने वाले हो जो तुम्हारे लिए काफी मायने रखता था। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे फिर से अपनी पुरानी किस्मत की कड़ी से मिलते हो। एलिना की ये अजीब बातें ध्रुव की समझ से बाहर थी, पर इसमें एक ऐसी कहानी छुपी थी जो ध्रुव के लिए समझना आसान नहीं था। ध्रुव नहीं समझ सकता था कि कौन थी वो लड़की जो वापस आने वाली थी। कम ऑन शिरीन, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना सब कुछ बहुत अधूरा लगता है। कोई है क्या वहां पे? पक्का ना तुम अकेली हो? नहीं ध्रुव, आई एम ऑल अलोन। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लगा somebody is there. Tell me, अगर कोई है तो बताओ ना। मैं अकेली ही हूँ ध्रुव, ट्रस्ट मी। I missed you so much, babe. तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारे होठ। Oh baby, I can't tell how much I love you. I miss you ध्रुव। शिरीन, मेरी रात कैसे कटती है तुम्हारे बिना। मैं कैसे बताऊं? I miss you too, baby. Please be mine forever. हेलो, आप कौन? मैंने आपको गलती से कॉल कर दिया। सॉरी दीदी, सॉरी। Please, I am your friend. वैसे भी शिरीन तो यहाँ नहीं है, so you can play with me. I'm waiting. मत कीजिए चांडाल चौकड़ी वाली दीदी। आप किसी और को ढूंढ लीजिए ना, उसकी जिंदगी सवारिए आप।
मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। मैंने किसी चांडाल चौकड़ी वाली कमेटी में अपना नाम रजिस्टर नहीं किया है। सो बाय। ध्रुव की जब आंखें खुली तो जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया। ठीक समुद्र के बीचों बीच ध्रुव का शरीर फ्लोट कर रहा था और वहीं बगल में प्रसाद खर्राटे मार रहा था। इधर मेरी नींद की गांड मरी पड़ी है और ये साला मादरचोद गांड खोलकर सो रहा है। भूत भूत, माया, हसीना, दिलरुबा, महबूबा। अबे चुप कर चूतिए, मैं हूँ। ये माया और हसीना तो ठीक है, ये दिलरुबा और महबूबा कौन है? अरे भोसड़ी के मार खाए रहे हो हमको। सोते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे क्या हम तुमको? साले तुमको क्या लगता है तुम हमको? अबे साले चुप हो जा, कब से चिल्ला रहा है? अबे अपने आसपास देख, हम यहाँ पर कैसे आए? जब प्रसाद ने अपने चारों तरफ का समुद्र देखा तो उसके होश उड़ गए। इसीलिए बोले थे तुमको, और जिंदा हो या भूत, दोनों के मूड स्विंग्स ठीक नहीं होते। शैतान जी, अरे शैतान जी, मेरी महबूबा और दिलरुबा का मेरे बगैर क्या होगा? अबे साले, तुम ऐसे बुलाओगे तो वो क्या बाहर आ जाएगी? शैतान है वो, तुम्हारी अंबाला वाली बुआ नहीं। ध्रुव और प्रसाद को एहसास हुआ कि कोई उसके पैर अंदर से खींच रहा है, और जब उन दोनों ने नीचे देखा तो पानी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कंकाल एक साथ उन्हें नीचे की तरफ से खींच रहे थे। तुम दोनों की कंटिन्यू। अरे जी, ये क्या मजाक लगा रखा है? हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एकदम भूतों का फुटबॉल बना के रख दिया है। कैसे सकपका गए थे हम? आप तो गजब करती हैं। अपने साले को छोड़िए और मुझे से सख्त लौंडे के साथ ऐसा काहे किए? वाई? अलीना ने ध्रुव को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अलीना ने ध्रुव के चेहरे को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी जान, तुम्हारी आत्मा सब मेरे हाथ में है, और मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे इस छोटे चेतन को अभी नर्क में भेज सकती हूँ, फिर झुलसते हुए नर्क की आग में तड़पना। अरे आप तो ऑफेंड हो गई। हम ठीक उसी वक्त अचानक वहां पर हसीना की आवाज गूंज उठी। चुप हो जाओ दोनों के दोनों। ये माल कहाँ से आई बे? जब भी इसकी आवाज सुनता हूँ कच्चे में कुछ होने लगता है। बिना प्रसाद की बात पर गौर की हसीना ध्रुव की तरफ बढ़ी और बोली, एक केस आसानी से जीते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की आत्माओं को भूल जाओ। मैडम, वो आप इसके साथ कुछ करे ना करे, हमारे साथ कुछ करना चाहती हैं तो हम तैयार हैं। Ew, downright desperate। लड़कियों को तो छोड़ो, हम भूतनियों के भी चाहते नहीं है क्या? छोटा चेतन बोला उन्होंने। भोले भंडारी, एक ही विनती है हमारी, थोड़ी सी इज्जत दिला दो प्लीज। देखिए भूतनी नंबर 1 और भूतनी नंबर 2 जी, हम पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। वैसे मैडम जी, ये सार्जेंट कौन है? सार्जेंट का नाम सुनकर हसीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक बार अलीना की तरफ देखा तो अलीना बोली, कहानी का वो विलन जो शायद यहाँ फंसी किसी भी आत्मा से ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से आत्माएं यहाँ कैद हैं। हम में से किसी को नहीं पता ये सार्जेंट आया कहाँ से है और कैसे, पर ये तुम्हारी स्टोरी का वो विलन है जो इस वक्त कहाँ है किसी को नहीं पता। But since you have not solved your first case, you are now going to handle the double trouble. क्या मतलब है आपका? मतलब यही कि मिसेस गोमेज की कहानी अभी शुरू हुई है, और मिसेस गोमेज बस तुम्हारी कहानी का एक कैरेक्टर है। तो असली कहानी किसकी है? सार्जेंट की। अब कौन सी दुनिया में भेजने जा रहे हो अम्मा मोरी?
चोद, अब हम कहाँ आ गए बे? एलिना ने हमें कुछ सोच कर ही यहाँ भेजा होगा। ध्रुव और प्रसाद खिड़की के बाहर थे। घर के अंदर ध्रुव को एक आदमी और एक औरत दिखाई दी। वो औरत आदमी के पैर दबा रही थी। वो औरत शिखा थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। He's a monster! मुझे उससे ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो लोगों के साथ ऐसा कुछ कर रहा होगा। I never imagined that my husband is a killer. साला कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हें पता है शिखा, I can never hurt you. I know. शिखा ने सार्जेंट को गले लगाया और कहा, I'm just worried about Maya and Hasina. Don't worry, Viraj will never hurt anyone. शिखा? इस लड़की को तो मैंने जरूर कहीं देखा हुआ है, लेकिन कहाँ? साले तुम इनको कैसे जानते हो बे? कैसे डायरेक्टरी बनाई है बे तुमने लड़कियों की? अब समझो, दिन रात तुम एक ही इंसान को देख के मूड क्या पेलते हो। यहाँ एक नहीं बहुत है, और तुम्हारा छोटा ध्रुव तुम्हारा मारता है, इसलिए। ध्रुव ने ध्यान से अंदर की तरफ का दरवाजा खोला। अंदर की तरफ जैसे ही ध्रुव गया तो उसने देखा कि कई लाशों के बीच में शिखा एक आदमी के साथ बैठी थी, जिसने पुराने ब्रिटिश के जमाने के आर्मी के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी के चेहरे को जब ध्रुव ने देखा तो वो हैरान रह गया। उसके चेहरे की जगह बस एक स्केलेटन का स्कल था। ध्रुव ने जैसे ही उन दोनों को छुआ, अचानक से सब कुछ गायब हो गया और वो दोनों वापस भरूचा मैंशन के सन्नाटे में खड़े हो गए। ये साला कौन सा सस्ता मूवी दिखा रहा है? बैंगलोर का वंडरलैंड और मुंबई का इमाजिका थोड़ी चाहिए हमें। जहां एक तरफ प्रसाद अपनी बातें बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव एक गहरी सोच में डूब चुका था। अबे किसकी अम्मा के बारे में सोच रहा है? सार्जेंट। सार्जेंट क्या? ये सार्जेंट हमारी कहानी का नया विलन है, और हो ना हो ये सार्जेंट की कहानी कहीं ना कहीं मुझसे ही जुड़ी हुई है। कैसे वो नहीं पता। साला अब इस भूतिया हवेली में हम करे तो करे क्या? हाँ! इन भूतियों ने तो हमारी गांड लगा देनी है। एक तो साला तुम ओवर कॉन्फिडेंट घटोत्कच, खुद को समझ के क्या रखे हो? भूतों के जेम्स भैया। प्रसाद भाग, तुम मुंह बंद रखो। ये सब साले तुम्हारी वजह से हो रहा है। कहाँ साला हम लड़कियों के साथ एक एडल्ट सपने सजाए थे, और कहाँ साला हम तुम्हारे साथ फंस गए। अब बाइन चोट यहाँ भूतों के साथ BDSM मनाने के दिन आ गए। अबे तू! बिजली कड़कते ही भरूचा मैंशन में एक चीख गूंजी। अब साले कौन से भूत की गांड में डंडा डाले तुम? ध्रुव भागते हुए उस कमरे की तरफ गया जहां से ये आवाज आ रही थी। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब थी वो ये थी कि ध्रुव और प्रसाद जिस कमरे के सामने थे उस पर एक नंबर लिखा था, 213। ये कोई होटल नंबर जैसा नहीं लग रहा। ध्रुव ने जैसे ही दरवाजा खोला, उस कमरे में उसे एक आदमी दिखाई दिया। इलेक्ट्रिक चेयर से बंधा हुआ एक आदमी जो बार बार जोर जोर से चीख रहा था, सार्जेंट! सार्जेंट! साले सर्जन है कौन बहनचोद? इसको ढूंढो पहले। यही है हमारा अगला केस प्रसाद। ये इलेक्ट्रिक चेयर वाला आदमी है कौन ये? सार्जेंट! सार्जेंट! साला ये सार्जेंट है कौन? और खोलो, भूत भगाओ मुक्ति दिलाओ डांट को। साला अच्छा खासा 4 साल से फ्री के बंधुआ मजदूर थे। लेट आने पे सैलरी कटती थी भाई चोद, गला नहीं। तुम पकड़ो व्हाइट बोर्ड और हम जा रहे नहाने। हमको ये नहीं खेलना। ध्रुव अपने व्हाइट बोर्ड के सामने बैठा था और वहीं प्रसाद भरूचा मैंशन के एक बाथरूम के अंदर गया। अचानक से प्रसाद को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद और कानों में कहा, हेलो माय फेवरेट बॉय। प्रसाद डर के मारे पीछे मुड़ा तो हसीना ठीक उसके पीछे थी। हसीना ने जोर से उसके हाथ पकड़े और कहा,
यू डू नो ना, केस रिजॉल्व ना करने पर क्या हो सकता है? हसीना जी, जस्ट तुम्हें पता है ना प्रसाद, हाउ एडिक्टिव आर यू? वो हम तो भांग चक के नहीं आए थे हसीना जी, वो इतने दिनों बाद तो जिंदा इंसान मिला है, कैसे जाने दूं? हसीना जी, हमें जाने दीजिए प्लीज। Sure love, I will let you go. You have to do just one thing for me. क्या? Sergeant, find him before I kill you and your friend. पर हसीना जी, इससे आपका क्या लेना देना है? Of course उससे लेना देना है, आखिर वही मुझे मेरी माँ और मेरी पापा से जो मिला सकता है। मतलब? तुम अभी भी नहीं समझे, तुम्हारा अगला केस खुद मैं हूँ। I want to know the reality of Sergeant. अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सार्जेंट जी जीबी रोड में 5 रुपए में मिल जाए। थोड़ा लॉजिकली बोलिए हॉट भूतनी जी, आप हॉट है तो हम थोड़ी ना कुछ भी सुन सकते हैं। हसीना ने किसी तरह खुद के गुस्से को कंट्रोल किया, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो देखकर कोई भी समझ जाता कि हसीना अब प्रसाद को कच्चा चबा जाएगी। प्रसाद सीधे हसीना के पैरों में गिरा और बोला, अरे मालकिन, मेरी भूतनी मालकिन, आपकी इच्छा में हम सार्जेंट को यहाँ क्या 4 धाम की यात्रा करा के मुर्दों के खाने छोड़ाए। आप फिक्र मत करिए, हम करते हैं ना प्रबंध। डर के मारे प्रसाद ने यह कह तो दिया था, पर वो ये नहीं जानता था कि उसने कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर ली है। ये कैसे कलेशी भूतनी है, सनम मरने के बाद भी चैन नहीं है। बचा ले हमको भाई प्लीज, इससे पहले ये आत्मा हमारे गांड बंदर के मुंह के समान कर दे। A true artist. I always loved art more than anything. कला एक ऐसी चीज होती है जो हमें खुद से बचाती है। Help! Somebody please help me! Please, please somebody help me! I hate when people do this, you know, especially my dolls. मुझे नहीं पसंद कि मेरी डॉल्स ऐसे चीखें, ऐसे रोए। मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं तो उन्हें बस इस दर्द से मुक्ति ही दिला रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। Why don't you understand? This is for you. Please let me go. Please. मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मुझे जाने दो। Oh, come on, love. You can't just go now. अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं पसंद है जब एक औरत रोती है। तुम्हारे पेन के लिए ही तो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? हाँ, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने क्या किया है ऐसा? सार्जेंट ने अपने सामने बैठी लड़की को देखा। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से उसे उस कमरे में बंद रखा। My darling, I'm sorry, पर मैं क्या करूं? You are going to be my masterpiece and maybe my ticket to home. तुम्हें पता नहीं मेरा घर जाना कितना जरूरी है। मैं हर बार कोशिश करता हूं और हर बार एक मिजरी मुझे यहाँ फंसा लेती है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। I will make sure ऐसा कुछ ना हो। तो आप ये कहना चाह रही है कि हमारी कहानी का अगला विलन ये सार्जेंट है? पर ये है कौन? और साला ये तो कहानी का मेन विलन था ना, पर ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। सार्जेंट को कम समझने की गलती मत करो। तुम्हें याद है सालों पहले प्रेत नगरी की कहानियों में जब तुम उलझे थे तो वहाँ तुम्हारी मुलाकात विराज रायचंद से हुई थी।
ये इसकी ससुर जी, साइको ससुर जी, पागलों का मसीहा, खूनी खतरे साइंटिस्ट। शट द फक ऑफ, ओके? बाप है वो मेरा। अगर जुबान चलाई तो आगे जुबान चलाने लायक नहीं बचोगे। ए भोले भंडारी, हम आपको यहाँ पर घंटा दिखते हैं, जो भी लड़की दिखती है हमें थप्पड़ मारकर चली जाती है। अबे अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, भाग साला। अरे पर केस है क्या, और हम विराज के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? आर्यन इंटरनेशनल और उस पागल खाने से कई सालों पहले से ही ये मैंशन एग्जिस्ट करता था। इस जमीन पर एक ऐसी दुनिया थी जो कई दुनियाओं को जोड़ती थी, एंड ऑल थैंक्स टू योर प्रोटोटाइप। सार्जेंट जो चीज चाहता था वो उसे यहाँ मिलेगी, द पोर्टल टू एनी डायमेंशन। बट ये सार्जेंट सारी आत्माओं से कैसे जुड़ा हुआ है? सार्जेंट वॉज अ सीरियल किलर, नॉट ओनली अ सीरियल किलर, उसकी वजह से मिसेस गोमेज जैसे कई लोग गुनहगार बने हैं। तुम्हारे प्रोटोटाइप में वो सारी आत्माएं हैं, वो एनर्जीज जो सार्जेंट को चाहिए, और इससे पहले सार्जेंट इसका गलत फायदा उठाए तुम्हें इन्हें मुक्ति दिलानी होगी। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या है? जॉय मैथ्यू, 1972, देहरादून। आर्यन इंटरनेशनल में एक्सपेरिमेंट्स होने से ठीक पहले सर्जेंट की मुलाकात जॉय मैथ्यू और विराज रायचंद से हुई थी। लकीली जॉय इज स्टक विद अस। तुम्हें जॉय को उसके हेल लूप से आज़ाद कराना है, एंड इंटरेस्टिंगली तुम्हें फिर से मौका मिलेगा एक बार कॉलेज जाने का। ऑल्सो रिमेम्बर, जॉय के केस से बहुत सारे केसेस जुड़े हुए हैं। अगर तुम दोनों यहाँ हारे तो यू बोथ आर वेलकम टू माई रूम परमानेंटली। गाने की आवाज सुनकर ध्रुव और प्रसाद की आंखें खुली। ध्रुव की आंखें खुली तो खुद को जहां उसने पाया वो जगह देखकर ध्रुव हैरान था। उसके ठीक सर पर लाशें लटक रही थी, पर ये लाशें आम नहीं थी। साला ये औरतों को यहाँ किसने टांगा बे? What the hell is this? Someone butchered them like a fucking animal. कदमों की आहट से ध्रुव और प्रसाद दोनों कमरे के फ्रिज के पीछे छुप गए। कमरे के चारों तरफ सिर्फ लाशें फैली हुई थी। ध्रुव लाशों को गौर से देख रहा था, मानो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर इस बार उसने ऐसे कौन से जाल में कदम रखा था। क्या यह किसी का सच था या किसी का हेल लूप? माय बिलव्ड। ध्रुव ने जमीन पर बिखरे खून में एक परछाई देखी। 18-19 साल का एक पतला दुबला सा लड़का ऊपर से लटकी हुई आधी लाशों को इतने प्यार से देख रहा था जिसे देखकर किसी भी आम इंसान को घिन आ जाए। ध्रुव समझ चुका था कि ये जो भी शैतान है उसके हेल लूप में ध्रुव ने कदम नहीं रखा, बल्कि रियलिटी के एक ऐसे टाइमलाइन पर वो पहुंच चुका है जहां मर्डर्स आम बात थी। आई एम सो सॉरी, पर तुम ये क्यों नहीं समझ रही थी कि आई लाइक दिस फॉर मी। सेक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे खुशी तो तब मिलती है जब मैं तुम्हारे जिस्म का स्वाद लेता हूँ। साला ये कौन सा नया पागल भूत है बे? गजब चूतिया लग रहा है। जॉय ने अपने सामने रखी बुचर्ड लाश से कुछ मीट निकाला और उन्हें खाते हुए वहां से चला गया। पीछे छूट गए ध्रुव और प्रसाद, जो उस कमरे में बंद ये सोच रहे थे कि आखिर उनके यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है। आज की सबसे विशेष सूचना, शहर में हो रहे खूनी खेल से बचने के लिए शहर में लगा है कर्फ्यू। अब तक 5 लड़कियों की डेड बॉडी बरामद हो चुकी है, लेकिन इन सब के पीछे कौन है अब तक किसी को इस बात का पता नहीं चला है। अबे यार, यहाँ पर अटक तो गए हैं, लेकिन अब साला यहाँ पर करना क्या है? अरे ये सब हमको पता होता तो मैं डिटेक्टिव नहीं होता। साला तुम्हारे साथ यहाँ गांड थोड़ी ना मरवा रहा होता। हेलो हेलो पापा। ये आवाज सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। इस आवाज को वो बहुत अच्छे से पहचानता था। माया जी? ध्रुव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ठीक चाय की टपरी के पास एक लड़की खड़ी थी, एक 20 साल की लड़की जिसे उसने पहले भी देखा था। माया रायचंद, विराज रायचंद की बड़ी बेटी, प्रेत नगरी की वो आत्मा जिससे ध्रुव प्यार करता था,
पर ध्रुव ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। ध्रुव भागता हुआ उस टेलीफोन बूथ के पास गया जहां माया खड़ी थी। माया फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसे देखकर ध्रुव की आंखें भर आई। माया जी, ये खून, ये जा क्यों नहीं रहा है? अपने कपड़े में लगे खून को साफ करते करते जॉय को ध्यान ही नहीं रहा कि बार बार कोई घंटा बजा रहा था। जॉय ने दरवाजा खोला तो सामने कुछ बच्चे खड़े थे। ट्रिक और ट्रीट। आज तो क्रिसमस है ना? ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक? बच्चों ने काले रंग का सूट पहना था और उनके हाथ में 2 बुचर नाइफ थे। उन्होंने जॉय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बुचर नाइफ अपने हाथों में ले ली। देखते ही देखते जॉय की आंखों के सामने उन दोनों बच्चों ने एक दूसरे का गला काट दिया। खून के फुहारे पूरे कमरे में फैल चुके थे, जिसे देखकर जॉय भी चीख रहा था। पर पूरे कमरे में चारों तरफ बस उन बच्चों की हंसी गूंज रही थी। क्या कर रहे हो तुम? मेरा घर गंदा मत करो। आई हेट ब्लड, आई हेट ब्लड। जॉय के इतना कहने की ही देर थी। उसने चारों तरफ देखा तो दीवारों से लेकर कमरे के फ्लोर तक हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। जॉय पागलों की तरह फ्लोर में फैले खून को साफ कर रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। We need more blood. We need your blood. We need more blood. We need your blood. जॉय ने दूसरी तरफ देखा। बच्चे के कटे हुए सरों से बार बार एक ही बात निकल रही थी। We need more blood. We need your blood. We need more blood. We need your blood. मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी, नहीं सुनूंगा। जॉय ने उन आवाजों को अनसुना करना चाहा। वो अपने कमरे में फैले खून को साफ करने की कोशिश कर रहा था। I'm not a killer. I'm not a killer. लेकिन जैसे उन बच्चों की आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। कौन? जॉय ने पीछे मुड़कर देखा तो काले हुडी में एक लड़का खड़ा था। उसके हाथ में भी एक बुचर नाइफ थी। जॉय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम? We need more blood. We need more blood. We need more blood. बुचर ने जमीन से खून उठाया और जॉय के चेहरे पर मलते हुए कहा, You killed them. ये आवाज सुनकर जॉय के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बुचर की आवाज खुद जॉय जैसी थी। मैंने किसी का खून नहीं किया है। You killed them. मैंने किसी का खून नहीं किया है। जॉय महसूस कर सकता था कि कैसे उसके शरीर को बुचर काट रहा था, कैसे उसकी चमड़ी को जानवर की तरह छील रहा था। फर्श पर बह रहे खून में जब उसने बुचर का चेहरा देखा तो वो हैरान था। वो कोई और नहीं, खुद जॉय था। ध्रुव और प्रसाद को अब एक नया केस मिल गया था और वो था जॉय मैथ्यूज का। नई टाइमलाइन में पहुंचकर उनको ये तो पता चल गया था कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनके पीछे जॉय है, लेकिन अब तक उसके हेल लूप के बारे में पता नहीं लगा पाए थे। इस टाइमलाइन से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था और वो था जॉय के हेल लूप को ढूंढकर उसे मुक्ति दिलाने का। दोनों इस काम में लग गए थे, लेकिन तभी ध्रुव को एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। अबे ये क्या? उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? वो ऐसा क्यों कर रही है? अरे यहाँ क्या कर रहा है संभोगी पुरुष? साला हमको तो बड़ा बोलता है, लड़की लोग से दूर रहो, और यहाँ खुद कुत्ते की तरह लड़की को देखकर लार टपका रहा है। साला हमको मना करते करते खुद गोटियों से सोचने लगा। अबे ऐसी बात नहीं है। वो लड़की मुझे माया जैसी दिखी, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था। ले ससुर, लगता है तुम्हारे नीचे का बीरी है तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया। हर जगह बस वही नजर आ रही है तुमको। अब दीवार के कोने में जाकर दीवार सफेद मत करने लग जाना। अरे वो माया नहीं है यार, और अगर है भी तो वो तुमको काहे पहचानेगी?
ये तो दूसरा टाइमलाइन है ना। आज पहली बार तूने कोई काम की बात की है। तू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे साथ रहते रहते तेरे अंदर भी दिमाग आ गया है। अब इससे पहले कि हम तुम्हारी कान में कुछ और डाल दें, जल्दी से पता लगाओ कि जॉय से कैसे निपटा जाए। तू सही कह रहा है। हम जब यहाँ पर आए थे तो सीधे जॉय के घर में थे और हम उसके हेलूप को नहीं देख पाए थे। अब जॉय की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहले तो हमें उसके हेलूप को समझना होगा और यही होगा हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमें जॉय के पास पहुंचना होगा और मौका पाकर उसके हेलूप में घुसना होगा। फिर कहीं जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। अब वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। वैसे लगता है तू भी कुछ सोच रहा है। बता मुझे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। हाँ यार, अचानक से हमको एक बात याद आ गई, बहुत जरूरी बात है। पता नहीं हमारे दिमाग से काहे निकल रही थी। अच्छा, जरूरी बात है मतलब जरूर कोई काम की बात होगी। जल्दी बता, जल्दी बता। अरे तुमको पता है साला डॉल्फिन लोग को देखने में कितना शरीफ होता है ना? वही डॉल्फिन मछली। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये डॉल्फिन्स हमारे केस में क्या कर रही है? अबे असल में डॉल्फिन जो है बड़ा हरामी मछली होता है, एकदम मादर चोट टाइप। अबे तुमको पता है डॉल्फिन भी अपने जैसा मुट्ठल है, लेकिन उनका तरीका ना थोड़ा सा अलग है। साले वो छोटी मछली को मार कर फिर अपना हथियार उनकी डेड बॉडी में डालकर मोट मारते हैं। समझ रहा है? कितना मादर चोट मछली है। छी, बहनचोद। हम तो यार डॉल्फिन मछली का बहुत शरीफ समझते थे, पर ये तो हमारी बाप निकली साली। अबे भोसड़ी के मादरचोद, साला यहाँ हमारी गांड फटी पड़ी है जॉय के बारे में सोचने भर से ही, और तू यहाँ पर डॉल्फिन का कामासूत्रा सुन रहा है। अबे उसी डॉल्फिन की पैदाइश। अब हम कुछ जरूरी काम कर ले। अरे बिल्कुल, हम कहाँ रोके। वो तो बस हमको डॉल्फिन लोग का असली चेहरा याद आ गया, तो बता दी। अब चल यहाँ से, मैंने सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। अच्छा वैसे तू डॉल्फिन के बारे में सही कह रहा है, वो सच में ऐसा करते हैं? देखा, फट गई ना गांड तुम्हारी भी सच जान के। हम कह रहे हैं बहुत ही मादरचोद मछली है साला डॉल्फिन। बेफिजूल के ज्ञान वाले डिस्कशन के बाद ध्रुव और प्रसाद के सामने अभी भी चैलेंज था, और वो था जॉय के हेल लूप का पता लगाना। इसलिए दोनों फिर से जॉय के घर में घुसने वाले थे, वो भी चोरी छुपे। आधी रात होते ही दोनों जॉय के घर के बाहर पहुंच गए। चल मुझे उठा, हमें अंदर चलना है। मैं दीवार पर खड़ा हो जाऊं तो तुझे ऊपर खींच लूंगा। चल अब उठा मुझे। अभी ले। अबे कैसे धक्का दे रहा है? तेरी उंगली गलत जगह घुस गई है। फिर तो बहुत मजा आ रहा होगा ध्रुव भाई। अबे मजाक मत कर, ऊपर कर। ऊपर करके थोड़ा पीछे भी करें का, मजा ज्यादा आएगा। अरे मजाक कर रहे थे यार। ध्रुव और प्रसाद एक दूसरे की मदद करके दीवार कूद चुके थे और वो जॉय के घर के पिछले दरवाजे के बाहर खड़े थे। ये रहा दरवाजा, चल अंदर घुसते हैं। अरे ये दरवाजा तो खुला हुआ है, हमारा काम और आसान हो गया। चल जल्दी। ये हम कहाँ आ गए बे? ये जॉय का घर तो ऐसा नहीं था। अबे ये जॉय का घर नहीं है। मुझे पता है कि हम कहाँ आ गए हैं। हम फ्लैशबैक में हैं। किसके फ्लैशबैक में है? मोस्ट प्रोबेबली जॉय के फ्लैशबैक में। ये मेरे चेहरे पर क्या गिरा? एक सेकंड रुक जा, छूने दे हमें। अरे ये तो लाल लाल खून है। तेरी आंख में बवासीर हो गया है क्या ध्रुव? अबे भोसड़ी के, ये ऊपर से गिर रहा है। ऊपर से क्या है? ओह शिट! जैसे ही ध्रुव और प्रसाद ने ऊपर देखा, उनके शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया, क्योंकि ऊपर एक औरत की लाश लटकी हुई थी और उनके ऊपर देखते ही लाश नीचे उन दोनों पर गिर गई और टुकड़ों में बिखर गई। उस लाश के हाथ अलग, पैर अलग और उसका सर अलग कहीं पड़ा हुआ था। जल्दी चल यहां से प्रसाद। अबे प्रसाद, ये बकचोदी करने का वक्त नहीं है, छोड़ मुझे।
मैंने कहाँ पकड़ा हुआ है यार? नीचे देख। ध्रुव ने जैसे ही नीचे देखा तो पाया कि उसका पैर उसकी लाश के कटे हुए हाथ ने पकड़ा हुआ था। ये देखकर ध्रुव की हालत खराब हो गई। छोड़ छोड़ मेरे पैर, छोड़, हट हट मेरे पैर से, हट। ध्रुव ने उस कटे हुए हाथ पर मारा और उससे अपने पैर से अलग कर दिया और अचानक से उस कटी हुई लाश की खोपड़ी जोर जोर से हंसने लगी। प्रसाद, भाग यहाँ से। ध्रुव और प्रसाद अपनी जान हथेली पर लेकर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सफर कितना मुश्किल होने वाला था। उन दोनों के पीछे पीछे उस औरत के दोनों कटे हुए हाथ भी रेंगते हुए आ रहे थे। भाग ध्रुव, भाग। वो दोनों हाथ हमारे पीछे हैं। भाग भाग। दोनों बिना पीछे देखे भागे जा रहे थे, लेकिन सामने भी मुश्किल बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते वो पूरी जगह कटे हुए हाथ पैर से भर गए, जो किसी कीड़े पकौड़े की तरह उसके पीछे रेंग रही थी। कटी हुई लाशें उनको दोनों साइड से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचाते हुए भाग रहे थे। अचानक से उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। प्रसाद, पूरा दरवाजा, चल जल्दी चल। भागते हुए दोनों के नीचे की जमीन अचानक से पिघलने लगी और वो लड़खड़ाने लगे। ध्रुव ने अपने आप को संभाल लिया और दरवाजे के अंदर घुस गया। जल्दी प्रसाद, अंदर जा, जल्दी। अचानक से धरती फटी और नीचे से खून की धार निकल गई और देखते ही देखते दूर दूर तक खून की नदी दिखाई देने लगी। प्रसाद के पैर को एक कटे हुए हाथ ने पकड़ लिया और वो खून की नदी में डूब गया। ध्रुव, ध्रुव, अरे बचा ले हमें, ध्रुव, बचा ले, ध्रुव। नदी में कटे हुए तैरते हाथ प्रसाद को नीचे खींच रहे थे, लेकिन ध्रुव ने प्रसाद का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। मेरा पैर वो कटा हुआ हाथ अभी खींच रहा है। चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। इसके हाथों को तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, और ले, और ले। ध्रुव उस हाथ के टुकड़े पर दरवाजे को जोर जोर से मारने लगा और हाथ की हथेली कटकर कमरे के अंदर गिर गई और प्रसाद के पैर को छोड़ दिया। बच गया मैं। देखा, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ध्रुव, ये हाथ हम रख लेते हैं, हिलाने के काम आएगा। अबे साले, इस वक्त भी नवाबी नहीं घट रही है तेरी। अबे सवाल ये है कि आखिर हम हैं कहां पर? देखते ही देखते अचानक से कमरे का अंदर का नजारा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों खड़े थे और समय अपने आप चल रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरी गांड इतनी ज्यादा कायल रही है। देखते ही देखते दोनों एक बेडरूम में खड़े थे, जहां पर एक आदमी और एक औरत सो रहे थे। वहां बेड के पास कोई खड़ा था और वहीं बेड के ऊपर कोई और भी था, जिसके हाथ में हथियार था। ये कौन है? और वो सो रहे दोनों आदमी और औरत कौन है? अबे मुझे क्या पता। देखने में तो वो जॉय जैसा लग रहा है। लगता है ये जॉय का हेलूप है और हम उसके अंदर हैं। लेकिन ये हाथ में हथियार वाला कौन है? पीछे से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है वो उन दोनों को जान से मारने वाला है। हमें रोकना चाहिए ना? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ना वो हमें छू सकते हैं और ना हम उन्हें। हम सिर्फ देख सकते हैं। ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और फिर उस बेड पर खड़े इंसान ने उन दोनों को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद वो बेड से उतरा और गायब हो गया। फिर अचानक जॉय को जैसे होश आया। इससे पहले तक जॉय वहां किसी पुतले की तरह खड़ा था। वो भागते हुए दोनों के पास आया। मॉम, डैड, ये क्या हो गया? तुमने हमें मारा है। क्यों किया? नहीं मॉम, वो मैं नहीं था। वो था। वो मैं नहीं हूं। फिर अचानक से जैसे सब कुछ रीसेट हो गया और ये सीन एक बार फिर चालू हो गया। अच्छा,
तो ये उसका हेल लूप है। लेकिन ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अचानक से फिर से उनके सामने का सीन बदला, लेकिन वो अब भी बेडरूम में ही थे। अचानक से वो हथियार वाला आदमी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। पीछे कोई खड़ा है ध्रुव। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। वो हमें यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अचानक से उस आदमी ने अपना हथियार उठाया और प्रसाद पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार प्रसाद को दर्द हुआ। ओह शिट! लगता है हम फ्लैशबैक से बाहर आ गए। हम जॉय के रियल बेडरूम में खड़े हैं। ओह गॉड, हम तो गए। ध्रुव और प्रसाद दोनों जॉय के घर में घुस चुके थे। दरवाजे से एंटर करते ही ध्रुव और प्रसाद दोनों जॉय के हेल लूप में फंस गए। उन्होंने जॉय के हेल लूप को देखा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पीछे से किसी ने उन दोनों पर हमला कर दिया। ये सच में कोई है। भाग ध्रुव, भाग। अब तुम बाहर नहीं जा सकते। यहाँ से बाहर तुम दोनों की लाश जाएगी। ध्रुव बच गए। ओह शिट! ये यहाँ कैसा है? और इसके कपड़ों पे तो खून लगा हुआ है। लगता है अपना शिकार करके वापस आया। अब समझ आया कि पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ क्यों था। अब मैं तुम दोनों का शिकार करूंगा। जॉय ने फिर से एक बार अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और अलमारी के पास खड़े ध्रुव पर दोबारा वार किया। अबे क्या कर रहा है बे? ध्रुव जॉय के वार से बच गया था, जिसकी वजह से जॉय की कुल्हाड़ी अलमारी में ही धंस गई। अचानक अलमारी का दरवाजा खुला और उसके अंदर पड़े कई सारे पेपर्स हवा में उड़ने लगे। इस साले किल्विश की कुल्हाड़ी अलमारी में फंस गई। ध्रुव यही मौका, जल्दी यहाँ से निकल, वरना ये हमारा कीमा बनाकर कुत्तों को नहीं खुद खा जाएगा। तू सही कह रहा है प्रसाद, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। कोई यहाँ से नहीं जा रहा। जॉय ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाया और सीधा ध्रुव की तरफ फेंका। वो लकड़ी का टुकड़ा सीधा ध्रुव के पैरों पर लगा और ध्रुव लड़खड़ा के वहीं गिर गया। मेरा पैर! इतना पक्का निशाना। तुम दोनों को मैं अपने हाथों से मारूंगा। जॉय ने अपनी कुल्हाड़ी अलमारी में ही लगी छोड़ दी और वो नीचे गिरे हुए ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा। अचानक से वो उसके ऊपर कूदा और उसका गला दबाने लगा। छोड़ मुझे प्रसाद। ध्रुव मेरे दोस्त, तू फिक्र मत कर, साले तुझे मैं बताता हूँ। प्रसाद ने टूटे हुए टेबल का टुकड़ा उठाया और जॉय को मारने के लिए भागा। पलक झपकते ही प्रसाद ने जॉय के सर पर एक जोरदार वार किया। अब सांस में सांस है। ज्यादा जोर से लग गया क्या? हमने जोर से नहीं मारा था। हम कसम खा के कहते हैं सॉरी, हमको माफ कर दो यार। अरे ध्रुव साले तुम्हारे चक्कर में अभी हमको जान से मार देगा। जॉय अब धीरे धीरे ध्रुव और प्रसाद की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे प्रसाद की हालत खराब हो गई थी। सर से निकल रहे खून की धार से जॉय का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। जॉय ने अपने बड़े से जैकेट में से एक चाकू निकाला और प्रसाद की तरफ बढ़ने लगा। चाकू अंदर रखो, छोड़ दो हमको। चाहे तो हम तुम्हारा हिला भी देंगे भाई। इसको तो मैं अभी दिखाता हूँ। ध्रुव भागते हुए जॉय के पास गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जॉय ने पलटकर ध्रुव को एक जोर की लात मारी। ध्रुव का सर नीचे फ्लोर पर जा लगा और वो बेहोश हो गया। ध्रुव मेरे भाई! ध्रुव के बेहोश होने के बाद जॉय ने प्रसाद के मुंह पर जोर से मुक्का मारा और प्रसाद भी बेहोश हो गया। कुछ समय बाद एक तेज दर्द का एहसास के साथ
प्रसाद ने आंखें खोली। साला दर्द हो रहा है मैं। अरे अरे ये हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए? हमको कौन बांधा है? अरे ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ध्रुव 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 साले कहाँ है? ध्रुव ने भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। ध्रुव ने पाया कि वो एक टेबल से बंधा हुआ था। उससे अपनी गर्दन भी नहीं घुमाई जा रही थी। ध्रुव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा था। मैं कहाँ हूँ? खोलो मुझे। प्रसाद, प्रसाद कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? हम यहाँ हैं। अभी तो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक ठीक नहीं रह पाएंगे। हमको बहुत डर लग रहा है यार। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साला हमारे साथ क्या हो रहा है? तू चिंता मत कर, मरेंगे तो साथ मरेंगे, चाहे वो कुत्ते की मौत ही सही। अरे भोसड़ी के साले बड़वे, तसल्ली तो ठीक से दे। मौत भी कुत्ते की मांग रहा है। अरे आखिर हम हैं कहाँ पर यार? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव और प्रसाद ने देखा कि वो किसी बंद जगह में बंधे हुए थे। दोनों अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने बहुत कस के बांधा था। तुम मेरे अड्डे पर हो। एक बार यहाँ कोई आता है फिर वो वापस नहीं जाता। तुम सोच रहे होंगे कि तुम दोनों अभी तक जिंदा क्यों हो, है ना? क्या करना क्या चाहते हो तुम हमारे साथ? हाँ देखो, मैं साफ साफ बता देता हूँ, हमको आदमी के साथ सेक्स करने का कोई शौक नहीं है। BDSM तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जान की बात है तो हम सोच सकते हैं, पर ज्यादा की उम्मीद मत रखना। चिंता मत करो, मेरे वैसे शौक नहीं है। इट्स नॉट अबाउट सेक्स। तुम अभी इस वक्त मेरे किचन में हो। क्या किचन में? हम किचन में क्या कर रहे हैं? क्या करने वाले हो तुम हमारे साथ? मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैं अपने डिनर के लिए शिकार पर निकला था, लेकिन वो शिकार मेरे से मिस हो गया। लेकिन देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मुझे एक की जगह दो शिकार मिल गए। आज तक मैंने सिर्फ औरतों के ही मीट का स्वाद लिया है, उनके दिल की तो बात ही कुछ और है। कच्चा खाने में उससे ज्यादा मजा किसी और चीज में नहीं। जिंदा रहते ही मैं दिल को उनके सीने से चीर कर निकाल लेता हूँ। उनकी चीखें मेरे लिए म्यूजिक का काम करती हैं। उन्हीं के सामने छोटे छोटे बाइट लेकर स्वाद लेता हूँ। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। लेकिन आज मैं किसी मर्द का मीट ट्राई करने वाला हूँ, और सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करूँगा। ये बहुत ज्यादा बोलता है। हमसे? नहीं, हमको छोड़ दो यार। अरे हम दारू गांजा चरस पीने वाले लोग हैं, और सिगरेट को तो हम नशे में गिनते भी नहीं। हमारे पूरी बॉडी अंदर से सड़ चुकी है भाई। हमारे मीट का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमको खाते ही तुम उल्टी कर दोगे। ये तो और भी अच्छा है। मुझे मेरे मीट में बिना मेहनत किए ही स्मोकी फ्लेवर मिल जाएगा। भाई चोद, साले जब भी हमारा मुंह खुलता है लौड़े ही लगते जाते हैं। वैसे तो मुझे मेरा मीट कच्चा ही पसंद है, लेकिन तुम्हारा मीट बहुत सख्त होगा, इसलिए तुम दोनों को पका के खाऊंगा। पूरी तैयारी करी है मैंने। देखो मेरा स्ट्यू तैयार हो गया है, बस इसमें थोड़ी सी कमी है। जॉय ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और एक लोहे की स्टिक के सहारे उस पर धार लगाने लगा। जॉय धीरे धीरे प्रसाद की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आ। जॉय ने चाकू से प्रसाद के पैर में एक कट लगाया। प्रसाद दर्द के मारे चीख उठा। चीखो जितना भी चीखना है तुम्हें, लेकिन यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। बस हो गया। मुझे फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए थोड़ा ताजे खून की जरूरत है। मुझे मिल गया। जॉय ने खून को चाकू पर लेकर उबलते हुए स्ट्यू में डाल दिया और एक चमचे से स्ट्यू को चखा। ये तो बहुत अच्छा है। बस अब कमी है यहाँ थोड़े मीट की। अब इस कमी को पूरा करते हैं। एक बड़ा सा चाकू लेकर जॉय प्रसाद की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर प्रसाद की हालत खराब हो गई। यार कुछ कर, वरना ये साला मेरा चिकन 69 बना देगा। जॉय रुक जा। जॉय मेरी बात सुनो। जॉय यहाँ कोई जॉय नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। जॉय ये सब कुछ असली नहीं है। असल में तुम मर चुके हो, और तुम्हारी आत्मा
एक जगह पर कैद हो गई है। हम समय में वापस आए हैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने के लिए। जॉय, जॉय मेरी बात समझो, तुम मर चुके हो। जॉय, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है जॉय। जॉय पर इन सब बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस चाकू लेकर आगे बढ़ते जा रहा था। जॉय मेरी बात सुनो जॉय। जॉय, जॉय रुक जाओ। अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। जॉय, जॉय! जॉय ने प्रसाद को मारने के लिए चाकू हवा में उठाया और बीच में ही रुक गया। अचानक से कुछ तो अजीब हुआ था जॉय के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी इस रूम में आया है और उससे पहले कोई और ही आदमी ध्रुव और प्रसाद को टॉर्चर कर रहा था। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? तुम बंधे हुए क्यों हो? कौन? ये यहाँ कहाँ से आया? ओह माय गॉड, ये हो क्या रहा है? What the fuck?